एक लड़के को बेहद प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक दिन वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। लेकिन जैसे ही शादी करती है, कुछ ही दिनों बाद उसे मिलती है मौत। और साथियों, जब मौत की हकीकत लोगों के सामने आती है तो वाकई में लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एटा की। एटा में एक क्षेत्र लगता है प्रेमनगर। प्रेमनगर में एक महिला की मौत हो जाती है और उसका पति हंसता रहता है। अब इधर 11 दिनों तक वह बेखौफ घूम रहा था। अपनी पत्नी के मौत के बाद काफी खुश था, रोज पार्टियां करता था। लेकिन एक दिन पड़ोसियों ने जब उसकी मां को फोन करके बताया कि आपके बेटी का कत्ल हो चुका है। अब उसके माँ बाप नाराज थे, लेकिन कहते हैं कि बेटी तो बेटी ही होती है। अब वो अपनी बेटी की मौत की खबर पाकर रोने लगते हैं। पहुंचते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास पहुंचते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं और फिर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। और जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो साथियों, एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जो वाकई में हैरान कर देती है। दरअसल साथियों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से 14 साल पहले, साल 2011। एक लड़की जिसका नाम रहता है प्रगति मिश्रा, कानपुर की रहने वाली प्रगति मिश्रा, बेहद ही खूबसूरत। वो अपनी तैयारी कर रही थी। वो अधिकारी बनना चाहती थी, ऑफिसर बनना चाहती थी। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार, काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। लेकिन एटा का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रहता है राजेश सिंह, राजेश सिंह उर्फ राजू। राजेश सिंह उर्फ राजू फिर कानपुर पहुंचता है। वो भी पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहा था। अब इधर पढ़ाई लिखाई की दोनों की काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही थी। एक दिन राजेश की मुलाकात होती है प्रगति से। प्रगति से मुलाकात होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। राजेश उसे पसंद करने लगता है, उसे चाहने लगता है, उसे अपना दिल दे बैठता है। इधर अब बार बार वो प्रगति से मिलने का बहाना खोजता रहता था। एक दिन फिर से प्रगति से उसकी मुलाकात होती है। फिर से किसी बहाने वो प्रगति से थोड़ी बहुत बातें करता है। इधर प्रगति भी उससे बातचीत करती है। अब बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब फोन पर भी बातचीत शुरू हो जाती है। आए दिन मिलना, रेस्टोरेंटों में बैठना, साथ में खाना खाना। और फिर प्रगति भी अब उसे दिल दे बैठती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। समय बीतता है, दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। अब दोनों खुलकर चाहने लगते हैं। जब मन करता था दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और घूमने के लिए शहर के खूबसूरत जगहों पर निकल जाते थे। समय बीतता गया। दोनों अब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि अब प्रगति कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजेश कहता है मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों को मंजूर नहीं है। इधर प्रगति अपने घर पर बातचीत करती है तो घर वालों को भी मंजूर नहीं था। घर वाले नहीं चाहते थे कि वो गैर बिरादरी में शादी करे। उधर राजेश के घर वाले भी उसके खिलाफ थे। अब इधर दोनों के परिवार वाले उसके प्यार के खिलाफ थे। दोनों एक निर्णय लेते हैं। प्रगति राजेश से कहती है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। राजेश कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। प्रगति कहती है कि हम लोग भाग कर शादी कर लेते हैं। हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से जुदा होकर जी नहीं पाएंगे। मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। राजेश भी कहता है मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूं। अब दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार थे और अपने अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे। इधर राजेश साल 2011 में ही अब अपनी प्रेमिका प्रगति को तैयार करता है और दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। प्रगति के साथ भागकर वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अब जब घर वालों को पता चलता है तो प्रगति के माँ बाप अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रगति अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करती है और माँ बाप से कहती है कि वह उन्हें परेशान ना करें, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। वो उसके साथ बेहद खुश है, उसे जीने दें। इधर प्रगति के माँ बाप सोचते हैं कि आखिर बेटी ने अपनी मर्जी की तो कर ही ली है,
अब हम चाह कर भी क्या कर सकते हैं। प्रगति के माँ बाप अब उसके उसके हालात पर छोड़ देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। अब इधर दोनों साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे 2 साल गुजरता है, 3 साल गुजरता है, 4 साल गुजरता है। दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इससे प्रगति काफ़ी आहत रहती थी कि शादी को इतने दिन हो गए, कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब इधर राजेश भी काम धाम करने लगता है, अपनी पत्नी को शौक के जो सामान थे वो खरीद कर देने लगता है, छोटी मोटी नौकरी करने लगता है, कभी कभार घर भी जाता था। इधर धीरे धीरे अब प्रगति के माँ बाप प्रगति को माफ़ कर देते हैं और चोरी चोरी माँ से वह बातें किया करने लगती है। अब एक माँ जो अपनी बेटी के गलत कदम उठाने से काफ़ी नाराज़ थी, लेकिन बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, भला उसे कैसे एक माँ भूल सकती है। अब प्रगति की माँ उससे बातचीत करने लगती है, धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है। इधर कुछ दिन गुजरता है, राजेश से प्रगति बोलती है मुझे एक औलाद चाहिए, मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, इतने दिन शादी को हो गए, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कोई औलाद नहीं है। अगर कोई कमी है तो डॉक्टर को दिखाओ, किसी बाबा से बात करो। लेकिन राजेश नहीं सुन रहा था। राजेश बार बार कहता था कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। अब धीरे धीरे दोनों को शादी के 10 से 12 साल गुजर जाते हैं। दोनों के बीच मनमुटाव होने लगता है। अब राजेश अपनी मनमानी करने लगता है और प्रगति अपनी मनमानी करने लगती है। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगते हैं। और फिर एक दिन राजेश जब कमरे पर जाता है और प्रगति कहती है कि देखो मुझे बच्चा चाहिए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं। इधर राजेश काफ़ी परेशान रहता है। प्रगति कहती है अगर कोई समस्या है तो डॉक्टर को दिखाओ। दोनों में बहस होती है और फिर राजेश प्रगति को मारता पीटता है। अब प्रगति अपने दुख किससे कह सकती थी। मजबूर होकर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, कभी कभी राजेश मुझे मारता पीटता है, मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रगति की माँ कहती है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, अब जो कुछ होगा तुम्हें ही झेलना होगा, तुम्हें ही सहना है, तुम दोनों समझ लो। कुछ दिन और गुजरता है। अब इधर साल 2025 आ जाता है। साथियों, जैसे ही साल 2025 आता है, राजेश कहता है कि एक काम करो, अब हमें कानपुर में नहीं रहना है, चलो जगह बदल देते हैं। अब वो एटा आता है और एटा के प्रेम नगर में एक कमरा किराए पर लेता है और वहाँ शिफ्ट होता है। अपनी पत्नी को भी साथ लेकर रहने लगता है। वहाँ पर भी अब आए दिन दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं, आए दिन मारपीट शुरू हो जाती है। बार बार राजेश जब गुस्सा होता था तो अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका को, प्रगति मिश्रा को मारता था, पीटता था। प्रगति मिश्रा काफ़ी आहत होती थी, काफ़ी दुख होता था, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि घर वालों के खिलाफ जो उसने भाग कर शादी जो की थी, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बार बार माँ को सारी बात बताती थी, माँ उसे समझाती थी, बेटी समझ जाती थी। लेकिन अब 4 से 5 नवंबर की रात प्रगति अपने कमरे पर रहती है। इधर राजेश जैसे ही कमरे पर जाता है, फिर दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता है, झगड़ा होना शुरू होता है बच्चे को लेकर के। इधर राजेश कई लोगों से बातें भी करता था और फिर प्रगति मिश्रा के साथ झगड़ा शुरू होता है और राजेश और प्रगति के बीच कहासुनी होती है। राजेश गुस्सा होता है और फिर अपने पत्नी प्रगति का गला दबा देता है और गुस्से में जब गला दबाता है तो कहते हैं गुस्सा अपने आप को ही खा जाता है और वो एक ऐसी गलती कर देता है जिसकी बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो गला दबाकर अपनी ही पत्नी को मार डालता है। अब जब उसकी पत्नी मर जाती है तो वो सोचने लगता है कि आखिर अब क्या किया जाए, अब इसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब वह अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, उसके कुछ साथी आते हैं, सारी बात बताता है। वो कहते हैं चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं, एक काम करो, प्रगति की बॉडी को एक प्लास्टिक में डालो और फिर रात के अंधेरे में जब पूरा एरिया, पूरा प्रेम नगर सो जाएगा तो फिर हम इसे ले जाकर जला देंगे। और होता भी ठीक ऐसा ही है। रात, आधी रात को दोनों राजेश और उसके 3-4 साथी मिलकर उसको एक प्लास्टिक के बोरी में भरते हैं और फिर उठाकर उसे लेकर जाते हैं वहाँ से 200 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर। वहाँ ले जाने के बाद उसे जला देते हैं। जलाने के बाद अब सोचते हैं कि आखिर
पुलिस तब भी पकड़ लेगी। एक काम करते हैं कि इसके अवशेषों को भी दफन कर देते हैं ताकि पता भी नहीं चलेगा। बचे खच्चे जो अवशेष रहते हैं उसे वहीं गड्ढा खोद कर वह दफन कर देते हैं। इन सारे खेल को एक महिला जो देख रही थी वह अपने कैमरे में कैद कर लेती है और उसके बाद रात का अंधेरा रहता है, साफ तरीके से वो वीडियो बना नहीं पाती है, कैद कर लेती है डरी सहमी से। लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। उसे लगता है कि शायद पुलिस खोज ही लेगी, अगर वो बताएगी तो हो सकता है लोग उसे भी मार दें। वो डरी सहमी सी रहती है। अब धीरे धीरे 4 से 5 नवंबर को इस घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर राजेश अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मस्त मगन पार्टी करता था, घूमता था, बिल्कुल मस्त था, कोई फिक्र ही नहीं थी, बेखौफ होकर घूम रहा था। लेकिन तभी महिला को लगता है कि उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, इन दरिंदों ने जो किया है उसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी चाहिए। महिला हिम्मत जुटाती है और फिर कानपुर के उसके माता को फ़ोन करती है, उसकी माँ को फ़ोन करती है कहीं से नंबर लेकर और बताती है कि आपके बेटी का कत्ल हो चुका है, उसे मारकर जलाकर दफन कर दिया गया है। अब जैसे उसकी माँ सुनती है वह रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर अपने रिश्तेदारों को लेकर वो पहुंचती है एटा। एटा पहुंचने के बाद वह पुलिस स्टेशन जाती है। वहां जाती है और जाने के बाद पुलिस को बताती है कि उसकी बेटी को उसके पति ने मार डाला है। अब इधर पुलिस जैसे ही ये खबर सुनती है वो हैरान रह जाती है। यहाँ तो ऐसी कोई खबर ही नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। अगर कोई कत्ल होता तो थाने में जरूर कोई ना कोई हरकत जरूर होती, कहीं से तो पता चल ही जाता। और वहाँ से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन भी रहता है। पुलिस वालों को खबर भी नहीं थी और पीछे सारा कांड हो चुका था। अब फौरन पुलिस मौके पर पहुँचती है और राजेश से पूछताछ करती है। राजेश इधर उधर की बातें करने लगता है। लोगों से पूछताछ होती है तो फिर कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग डर के मारे बता नहीं रहे थे। अब पुलिस वहाँ से आसपास के एरिया में डॉग स्क्वाड लेकर सर्च करने लगती है। तभी पुलिस को वह जगह दिखाई देती है जहाँ पर राख का थोड़ा सा ढेर था, राख पड़ी हुई थी और फिर वहीं मिट्टी में दफन थी प्रगति मिश्रा। पुलिस उसे खुदाई करती है तो उसके अवशेष मिलते हैं, हड्डियाँ बरामद होती हैं। और हैरानी की बात है कि आसपास आग जल रही थी लेकिन लोग सो रहे थे, लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, किसी की नज़र भी नहीं गई। अगर वह महिला उसी रात बताती तो शायद पुलिस उसी समय उसे गिरफ्तार कर लेती। राजेश अनजान था कि पुलिस उसे पकड़ पाएगी। राजेश को ये अच्छी तरह से पता था कि इसकी किसी से बातचीत होती नहीं है, इसे बचाने वाला कौन है, वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएगा। और फिर पुलिस राजेश से जब पूछताछ करती है तो राजेश टूट जाता है और कहता है कि साहब उसे बच्चा चाहिए था और 14 साल हमारे शादी को हो चुके थे, हमारे बीच कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मैं भी परेशान था, प्रगति भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन आए दिन वो मुझसे जब झगड़ा करती थी, बातचीत करती थी तो मैं पागल हो जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और 4 से 5 नवंबर की रात को भी यही हुआ। जब वो मुझसे झगड़ा करने लगी तो मैंने अपना आपा खो दिया और मैं गुस्से में आ गया और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। अवशेष छिपाने के लिए, पुलिस वालों से बचने के लिए कि लोगों को पता भी न चले, मैंने उसकी बॉडी को जलाकर उसके अवशेष को दफन कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर जेल भेज देती है। लेकिन साथियों कहते हैं कि एक लड़की ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर जो कदम उठाया उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। काश वो अपने माँ बाप की बात उस दिन मान ले होती तो आज शायद वह इस दुनिया में जिंदा रहती। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।